नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते इस वक्त हेडलाइंस पर। बीसीसीआई ने आरसीए को अनिश्चितकाल के लिए किया सस्पेंड। मोदी समर्थकों ने पुतला फूंका और किया प्रदर्शन। राजधानी में पुलिस की दबंगई आई सामने। पुलिस ने सिविल ड्रेस में पहुंचकर युवक का किया अपहरण। और ख्वाजा गरीब नवाज का 802वें उर्स समापन आज कुल की रस्म के साथ हुआ संपन्न। और अब खबर विस्तार से। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए हैं। कार्यकारिणी के अन्य पदों पर भी मोदी ग्रुप ने क्लीन स्वीप किया है, लेकिन इस ग्रुप की जीत की खुशी मंगलवार को 1 घंटे बाद ही काफूर हो गई, जब बीसीसीआई ने आरसीए को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार सुबह 10 बजे मुख्य पर्यवेक्षक एनएम कासलीवाल ने परिणाम घोषित किए। बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष शिवलाल यादव ने आरसीए को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब आरसीए बीसीसीआई की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकेगा। आरसीए के सस्पेंड होने के बाद बड़ा सवाल ये होता है कि क्या यहाँ के खिलाड़ी नेशनल टीम में चयनित हो सकेंगे और नेशनल टूर्नामेंट में खेल सकेंगे। इस पर बोर्ड सचिव संजय पटेल ने कहा कि बीसीसीआई खिलाड़ियों की हितैषी है। हम एक हेडऑक कमेटी बनाने जा रहे हैं जो राजस्थान में क्रिकेट का संचालन करेगी और खिलाड़ियों के हितों का ध्यान रखेगी। बीसीसीआई ने मोदी को करारा झटका देने के बाद मोदी समर्थकों ने पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस खेल प्रेमियों को इससे झटका लगा है। राजस्थान में भाजपा की सरकार को बने करीब 5 माह बीत चुके हैं। 5 माह बाद ही सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला निकल चुका है। कांग्रेस के द्वारा राजस्थान में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं बताया जा रहा है, जबकि भाजपा के द्वारा पिछले 5 माह में राजस्थान की जनता के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। भाजपा सरकार के मंत्रियों के द्वारा आम जनता की समस्याओं का समाधान किए जाने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनावों के बाद सरकार को 5 महीने हो चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से कोई विकास कार्य नहीं किए गए। करीब 1 महीने भरतपुर धौलपुर में बैठकर वहीं से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार चलाती रही है। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने के कारण कोई भी कार्य अभी तक नहीं किया गया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय के मीडिया समन्वयक आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का कार्य केवल आरोप लगाने का रहा है। सरकार को पिछले 6 महीनों से बने हो गए पूर्ण रूप से ये सरकार निष्फल रही है। ये कहीं संवेदनशीलता नजर नहीं आ रही। पिछले 1 महीने से तो भरतपुर संभाग संभाले हुए भरतपुर से सरकार वहाँ से चल रही है। कोई जनता के लिए इन्होंने कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करा जिससे जनता को राहत मिल सके या जनता आम जन कहीं सहूलियत पा सके। जनता महंगाई से त्रस्त है। आए दिन कभी बिजली की दरों बढ़ाने के लिए खबरों में आ रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा। और अभी कुछ दिनों पूर्व में ये दूध दही छाछ के पैसे भी बढ़ा दिए गए हैं और कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। ना कोई युवाओं को कहीं मौका मिल रहा है आगे आने का, ना कोई किसी भी वर्ग को ले लो आप, युवाओं महिलाओं बुजुर्गजनों, कहीं पे भी और तो और सरकार पूरी तरीके से कहीं भी आपको संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। ये पूर्ण रूप से खोखला दिखावा थी और निश्चित रूप से ये सिर्फ इनकी कार्य योजना में इन्होंने लिया ही नहीं। ये सिर्फ एक बातें थी और कागजों में ये बातें होकर रह गई और इन्होंने कहीं भी 7 दिन की जो कार्य योजना जो चलाने की बात कही वो निश्चित रूप से सिर्फ एक खोखला दावा ही थी और जिसमें दावे के अलावा ये कुछ भी चीज़ नहीं नजर नहीं आ रही। विकास कार्य तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये 6 महीने में अगर अपने आचार संहिता का टाइम भी निकालें चुनाव का भी 5 महीने हुए तो भी उनको 2-3 महीने काम में जो समीक्षा के लिए कह रहे थे हम समीक्षा करेंगे योजनाओं की। समीक्षा के नाम के अंदर आप चलती हुई योजना की समीक्षा जरूर कीजिए, लेकिन योजनाओं को बंद करते हुए नहीं। बहुत सी जगह जो जन उपयोगी योजनाएं थी, जैसे दवाइयों की थी, पेंशन की थी, ये सारी चीज़ समीक्षा के नाम पे लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है। और अभी तो देखिए असली नज़ारा आएगा इनका, क्योंकि ये दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है कि हमने 5 साल गहलोत सरकार ने क्या किया और ये किया और वो किया। लेट अस वेट, जनता स्वयं देखेगी
कि कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये किस तरह से क्या क्या करते हैं। अभी देखिए 5, 7, 8 महीने के बाद इनका असली पूरी चीज़ सामने आ जाएगी। हम तो चाहते हैं ये कोई ऐसा काम करें जिससे जनता को राहत मिले, लेकिन देखना ये है कि जो राहत हमने दे दी है उसके अलावा क्या क्या राहत देते हैं, ये सामने आए। भरतपुर संभाग में पूरी सरकार गई, वहाँ पर सारे जिलों में तहसील हेडक्वार्टर्स में सभी जगह सरकार जाके बहुत ही बढ़िया विषय जो उठाया, जो वहाँ की जो समस्याएं थी, जो 60 साल से जो कांग्रेस ने वहाँ पे समस्या दे रखी थी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने सारे मुद्दों को इकट्ठा किया है। और वो धीरे धीरे होगी। बीच में आचार संहिता लग गई। अब कांग्रेस वाले तो ये चाहते हैं कि तुरंत यानी कोई ना कोई काम होना चाहिए। हमारा जो 60 दिन की आप जो कार्य योजना है उसको देखिए, इतनी बढ़िया कार्य योजना है कि उसके अंदर कई विषय, कई निर्णय लिए गए, कई समितियाँ बिठाई गई। तो उसी हिसाब से कांग्रेस वाले अभी बौखला रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से गहलोत जी को के आरोप को मैं खंडन करूंगा कि गहलोत जी पहले अपनी पार्टी को संभालें, पहले अपने नेतृत्व को संभालें, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की बात करें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने सोमवार को जिकिलौन अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई में जाकर झुंझुनू जिले की निवासी व हरियाणा के नारनौल में दुष्कर्म का शिकार हुई बालिका से मिले और उपचार कर रहे चिकित्सकों से पीड़िता के स्वास्थ्य की जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री ने अस्पताल अधीक्षक को पीड़िता को सभी आवश्यक जाँच एवं उपचार कार्य निःशुल्क उपलब्ध कराने एवं अन्य सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बालिका की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो उसे उच्च संस्थान में रेफर कर आवश्यक चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सुलभ कराई जाएगी। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा सुबोध अग्रवाल भी मौजूद रहे। चिकित्सा मंत्री के आने से कुछ देर पहले ही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लाड़कुमारी जैन ने भी पीड़िता से मुलाकात कर उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मंत्री के निर्देश पर दुष्कर्म पीड़िता के समुचित उपचार के लिए शिशु शल्य विभाग के आचार्य डॉक्टर रामबाबू गोयल के नेतृत्व में 6 चिकित्सकों का दल गठित किया गया है एवं पीड़िता की 24 घंटे देखरेख के लिए 3 नर्सिंग कर्मियों को भी तैनात किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आरपीए में किया जा रहा है। कार्यशाला में यातायात पुलिसकर्मी, परिवहन विभाग, एनजीओ के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कार्यशाला को संबोधित किया गया। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ सड़क दुर्घटना वाले स्थानों को भी चिन्हित किए जाने का कार्य कार्यशाला के दौरान किया जाएगा। सड़क सुरक्षा के तहत 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ आरपीए के डॉक्टर बीएस सोनी ने किया। डायरेक्टर बीएस सोनी ने बताया कि 3 दिवसीय सेमिनार के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को किस प्रकार से रोका जाए, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनमें होने वाली मौतों को और जो घायल लोग हैं उनकी संख्या में कमी करने के लिए एक समन्वित प्रयास किया जाने का एक शुरुआत यहाँ पर की गई है, जिसमें न केवल पुलिस अधिकारी बल्कि जो इस सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी हमारे सहभागी हैं उन सब के विषय विशेषज्ञों को बुला करके इनसे रूबरू कराया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि इन सभी प्रतिभागियों को इस तरह से तैयार करके भेजें कि यहाँ से जाने के बाद 3 दिन बाद अपने अपने इलाके में वो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ ठोस प्रयास करें। तो इसमें हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी इसमें हमारे प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे, एनजीओज हैं वो भी संबोधित करेंगे, जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो भी संबोधित करेंगे और कुल मिला के प्रयास ये किया जाएगा कि जो अधिक दुर्घटना वाले क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया जाए और वहाँ पर मौतों को और घायलों की संख्या को रोकने का कुछ ठोस प्रयास किया जाए। ये तो बेसिकली प्रशिक्षण शिविर है जिसमें कि उन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये सारे जो अधिकारी करीब 55 के करीब अधिकारी आए हैं वो सभी यातायात से संबंधित ही काम देख रहे हैं, तो वो किस तरह से इन एक्सीडेंटल डेथ्स को रोक सकते हैं इसके ऊपर पूरी चर्चा की जाएगी, जिसमें सभी सहभागियों का पूरा सहयोग लिया जाएगा। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को पूछताछ के बहाने घर से पुलिसकर्मी लेकर चले जाते हैं और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उनके घर वालों को इसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती है। ऐसा एक मामला नाहरगढ़ थाना अंतर्गत का है, जिसमें एक स्थानीय निवासी मोहनलाल टेलर ने अपने बेटे के घर नहीं लौटने को लेकर नाहरगढ़ थाना अधिकारी से मिला और उनसे बेटे के बारे में पूछताछ की। टेलर ने बताया कि मेरे बेटे रवि को सोमवार को 2 पुलिस वाले घर से लेकर गए थे और कुछ देर बाद में उसका मोबाइल
मोबाइल भी बंद हो गया और सभी थाने में तलाश भी किया, लेकिन अभी तक वह वापस नहीं लौटा है। रवि को गए करीब 24 घंटे होने को है, लेकिन उसका पता नहीं चला है। इस पर थानाधिकारी नाहरगढ़ ने रवि के पिता को बताया कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसी प्रकार एक और मामला नाहरगढ़ थाना अंतर्गत आया, जिसमें एक व्यक्ति ने बताया कि मेरे भाई को भी सोमवार को 2 पुलिस वाले सिविल वर्दी में आए और उसको लेकर कहीं चले गए, लेकिन अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। मैं और मेरा एक मित्र रविकांत टेलर उसके घर के बाहर चाय की दुकान पर बैठे हुए चाय पी रहे थे, तो कोतवाली वाले साबिर जी हमारे पास आके बैठे। कोतवाली का स्टाफ कोतवाली से साबिर जी हैं, तो हमारे पास आके बैठे, जानते हो उनको कुछ नहीं। हम लोग चाय पी के और उसके काम से जाने लगे। हमारे से मेरा स्कूटर था, रवि जी चला रहे थे। साबिर जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि अब गोपीनाथ जी के मंदिर के पास में मेरे भाई की दुकान है, वहाँ से पासबुक लेके और बैंक जाएंगे, अपडेट कराएंगे पासबुक अपडेट कराने के बाद एक जगह और काम से जाना है। तो अच्छा ठीक है, तो हम लोग वहाँ से रवाना हुए और गोपीनाथ जी के मंदिर के पहले जो जयलाल मुंशी का चौराहा पड़ता है, वहाँ तक हम लोग पहुँचे तो हमारे पास में एकदम से कालू राम जी, जो इसमें थाने में नाहरगढ़ थाने में पहले मौजूद थे, अभी पता नहीं किस थाने में है, और उनके साथ एक गोरे से कांस्टेबल और थे। वो शायद रोहतास जी ही थे, मुझे कन्फर्म है, लेकिन कौन से थाने में है अभी ये पता नहीं है। तो कालू राम जी ने हमारे को रोका और कहा, बोले यार यहाँ पे कोई दीपक के लिए पूछा, दीपक रहता है, दीपक का मकान। हमने कहा उसकी मिसेज का पार्लर तो यहाँ पे। बोले मकान, हम मकान जानते नहीं थे। बोले ले आओ मैं दिखाता हूँ मकान। तो मकान में चल के पता कर लेना है क्या वो। तो भाई साहब हमारे सामने हमको लेके जाओगे, हम जाके पता करेंगे तो देखो दिक्कत आएगी हमारे को बाद में। बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सामने पकड़ेंगे नहीं। तो मेरे को कालू राम जी ने अपनी गाड़ी पे बिठाया और मेरा स्कूटर रवि ने स्टार्ट किया, जिस पर रोहतास जी को उन्होंने कहा कालू राम जी ने कि आप इनको लेके आओ रवि जी को। तो हम लोग वहाँ पे गए, बालानंद जी के रास्ते में वहाँ एक मंदिर दिखाया उन्होंने, उसके अंदर मेरे को भेजा तो वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। उसने कहा यहाँ कोई दीपक वीपक नहीं रहता है। मैंने आके कालू राम जी को जवाब दिया। कालू राम जी मेरे को लेके आए और ये अपने गोपीनाथ जी के मंदिर से पहले जाटपुर के रास्ते के चौराहे पे छोड़ा मेरे को। बोले चल ठीक है भारत, पता करके बताना कहाँ रहता है दीपक। मैं कहा भाई साहब मैं देखता हूँ, मेरे को पता चलेगा तो बात कर लेंगे। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए। मैंने वहाँ से रवि जी को फ़ोन किया, रवि जी कहाँ हो? तो उन्होंने कहा मेरे को ये यहाँ पे लेके आए अमर मिष्ठान भंडार देना, गणगौरी बाजार के चौराहे पे। मैंने उनको कहा बोले आ जाओ आप। कालू राम जी फ्री हो गए, मेरे को छोड़ दिया, कालू राम जी के साथ चले जाएंगे रोहतास। उन्होंने कहा ठीक है आ रहा हूँ। उसके बाद में 15 मिनट तक जब वो नहीं आए तो मैंने रवि जी को फिर फ़ोन किया। रवि जी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं वहाँ पे देखने के लिए गया, वही वहाँ पे ही खड़े हैं क्या? वहाँ गए तो वहाँ पे कोई नहीं था, ना मेरी गाड़ी थी। मैंने वहाँ से रवि जी को फिर फ़ोन किया तो घंटी गई लेकिन फ़ोन नहीं उठा। फिर मैंने एक बार फ़ोन किया, फिर घंटी गई, फ़ोन नहीं उठा। फिर तीसरी बार फ़ोन किया तो स्विच ऑफ आया उन्होंने। कितने बजे? तकरीबन 12:30-1 बजे के बीच का मैटर है। तो वहाँ से जब फ़ोन किया तो घंटी स्विच ऑफ आ रहा था रवि जी का। उनके घर वालों के मेरे पास में उनकी मिसेज का फ़ोन आया कि आपके साथ गए थे कहाँ पे? मैंने कहा वो एक पुलिस वाले हैं रोहतास जी, उनके साथ में गए थे। 2 बजे बाद जबकि मैं घर आया तब मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे को कालू राम जी और रोहितास जी गोविंदराज जी के रास्ते के आगे चलकर गोपीनाथ जी के मंदिर के चौराहे के पास से और लेके ये कहकर कि 10 मिनट बाद में आप वापस आ जाना, मगर मेरे रात शाम तक किसी प्रकार का पता नहीं लगा। मेरा छोटा बेटा जब गुड़गांव से वापस आया तब मालूम पड़ा कि अभी तक एक जो रविकांत नहीं आया है, और इसके कारण से हम सब लोग, मैं, मेरा छोटा बेटा और उससे छोटा बेटा सुनील कांत, सारे थानों के अंदर गए। नाहरगढ़ थाने में भी गए। यहाँ से जो डिप्टी साहब थे वो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं होगा, सुबह होगा। फिर हम वहाँ पर भी कोतवाली गए, उन्होंने हमें बिठाया, बातचीत की और उन्होंने कहा कि भाई हम तलाश करेंगे, कहाँ है पता, आप जाइए। फिर ब्रह्मपुरी भी गए, थाने में गए, वहाँ भी हमसे ये कह दिया कि यहाँ पर एक जो कालू राम जी है वो तो वहाँ पर गए हैं गश्त लगाने के लिए और हमको पता नहीं कहाँ है। इसके बाद के अंदर हम यादगार में भी गए। यादगार वालों ने, मैडम ने कहा कि
बहुत देर तक बातें की, हम बाहर खड़े रहे, मगर किसी भी प्रकार का आखिर उन्होंने भी ये कह दिया कि सुबह ही हो सकेगा। सुबह उठने पर सारी रात हमारी इसी में निकल गई। इंचार्ज साहब ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम जल्दी तलाश करके कंट्रोल से और आपको दिए हुए नंबरों पर फ़ोन करके बता दिया जाएगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई करता है और अपने परिवार को पालता है। परिवार में एक छोटी बच्ची और एक बच्चा है। हम सब परेशान हैं। बड़ा भाई है हमारा, तो घर पे आए तीन एक जने, बोले हम पुलिस वाले ऐसे बोल के ज़बरदस्ती उठा के ले गए। ये जाट के रास्ते में आखिरी चौराहे पे मकान अपना घर से ले गए। ये तो नौकरी करते थे, ये तो पता नहीं है, पहले नौकरी छूट गई थी, पहले करते थे, अब नौकरी छूट गई थी तो अभी फ्री थे। तो घर पे कल पट्टी कर रहे थे पापा के पैर में, जो वहाँ से ज़बरदस्ती उठा के ले गए घर से 8:30-9 बजे की। अभी तक मालूम नहीं लगा? अभी तक कोई मालूम नहीं करवाए, अब करवाएंगे। सिविल ड्रेस में थे, पता नहीं कौन थे, मतलब पुलिस वाले बोल के ले गए, हम पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले दिखा नहीं गए, ऐसे बोल के ज़बरदस्ती ले गए। रविकांत टेलर के पिताजी ने कहा कि साहब हमारे लड़के को 2 पुलिसकर्मी ले गए, तो इस बाबत में जानकारी कर रहा हूँ। कमिश्नरेट पूरा लंबा चौड़ा है, 50-60 थाने हैं कमिश्नरेट में, तो कोई थाने वाले पूछताछ के लिए ले गए तो जानकारी कर लेंगे। हो सकता है किसी थाने वाले ले गए, लेकिन मैं पता करूँगा, पहले जानकारी करूँगा सभी थानों पे से कंट्रोल के माध्यम से सूचना दे देंगे परिजनों को। राजधानी जयपुर के पौष इलाके में बाइक सवार 2 बदमाश एक कार का शीशा तोड़कर उसमें रखी 50,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। गनीमत ये रही कि कार के अंदर कुल 1.5 लाख की नकदी थी, लेकिन 1 लाख कार सवार ने सीट के नीचे रखे हुए थे, जिसकी वजह से वो बच गए। जानकारी के मुताबिक वेडिंग इवेंट कंपनी का काम करने वाला धर्मेंद्र सिंह लालकोटी इलाके से एक पार्टी से 2 लाख रुपए लेकर सीस्कीम स्थित HSBC बैंक पहुंचा, जहां उसने 1 लाख की नकदी कार की सीट के नीचे रख दी, जबकि 50,000 की नकदी ड्रॉर में छोड़कर 50,000 की नकदी HSBC बैंक में जमा करवाने गया। पीछे से बाइक पर आए 2 बदमाशों में से एक ने कार का शीशा तोड़कर वहां से 50,000 की नकदी लेकर अपने साथी के साथ फरार हो गया। गाड़ी का AC चालू करके मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। पार्टी आई, गाड़ी में बैठ के उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिया और 2 लाख रुपए देके गाड़ी वो पार्टी अपने बेटे के साथ में वापस निकल गई। और जब मैं वहाँ से आया तो मैंने चलती गाड़ी के अंदर, मेरी गाड़ी के अंदर नीचे एक लॉकर है, उसमें लाख रुपए डाल दिए थे और 50,000 रुपये मैं यहाँ डिपॉजिट करने आ गया बैंक में। और बाकी जो 50,000 रुपये लॉकर में पड़े थे वो 50,000 रुपये लेके निकल गए। वो चोर आया और यहाँ पे मैंने जब पता चला, बैंक के फुटेज में देखा तो मुझे पता चला कि वो शीशा तोड़ के 50,000 रुपये मेरे लॉकर में जो पड़े हुए थे वो निकाल दिए। हाँ, 2 आदमी थे, जैसा कि फुटेज में मैंने देखा। एक बाइक पे आया, वो बाइक यहाँ खड़ी करके रुका हुआ था, दूसरे ने शीशे तोड़ के पैसा निकाला। ब्लैक पैंट वाइट शर्ट, जैसा कि फुटेज में आ रहा है बैंक के फुटेज में, वहाँ से वो निकाला। राजधानी जयपुर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। विधानसभा गेट के बाहर एक वृद्ध करीब 1.5 घंटे मौत और जिंदगी के बीच झूलता रहा, लेकिन सूचना देने के बाद भी 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की PCR वैन उसे SMS पहुंचाया। दरअसल विधानसभा गेट के सामने फुटपाथ पर एक वृद्ध को राहगीर ने अचेत अवस्था में देखा, जिसके बाद उसने और अन्य राहगीरों ने इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। फोन करने के बाद जब 1.5 घंटे तक वो जिंदगी और मौत से लड़ता रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई, इसके बाद पुलिस ने सुध लिया और उसे SMS अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के ले जाने के बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जिसके बाद कर्मचारियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि शहर के पौष इलाकों में एम्बुलेंस को पहुंचने में इतना वक्त लग जाता है। हम 2 घंटे पहले क्या है कि नगर निगम जाके आ रहे थे, तो एक ये कि बाबा जी रोड पे पड़े थे, तो राठौर जी और हम दोनों और एक पिंकू सैनी, जो हम दोनों यहाँ तीनों रुक के बाद बाबा को देखा तो बाबा की सांसें खूब तेज चल रही थी। फिर बाबा को हमने उठा के साइड में रखा, 108 को उसी टाइम पे फोन कर दिया था। ठीक है, 2 घंटे तक 108 का कोई वो मैसेज नहीं आया। वो पूछ रहे उम्र क्या है, कहाँ पड़ा है। वैसे देखे जाए तो विधानसभा के सामने एक गाड़ी इमरजेंसी प्रोवाइड खड़ी होनी चाहिए, और संतरी जी सामने देख रहे हैं विधानसभा गेट पे खड़े होके, उनकी कोई हेल्प नहीं है। विश्व अस्थमा दिवस पर SMS अस्पताल में लोगों की जागरूकता के लिए एक फिल्म दिखाई गई और अस्थमा के बारे में बताया गया। SMS अस्पताल के उप अधीक्षक एवं अस्थमा रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि अगर आपके घर के बाहर वाली सड़क अत्यधिक व्यस्त रहती है, यानी उस पर वाहनों का आवागमन ज्यादा रहता है, तो सावधान हो जाइए। उस घर के सदस्यों को अस्थमा होने का खतरा अधिक रहेगा। ऐसा इसलिए कि वाहनों से निकलने वाली धुआं और उड़ने वाली धूल अस्थमा का प्रमुख कारण होता है।
उन्होंने ये भी बताया कि घर की रसोई में एग्जॉस्ट पंखा भी आवश्यक रूप से लगा होना चाहिए, जिससे सब्जी पकाते समय निकलने वाला धुआं तुरंत बाहर निकल सके। डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि अस्थमा एक असाध्य रोग है जिसमें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता पड़ती है। ख्वाजा गरीब नवाज के 802वें उर्स समापन आज कुल की रस्म के साथ संपन्न हो गया। इसके साथ ही जायरीनों का अजमेर से लौटना भी शुरू हो गया। इससे पूर्व मंगलवार को आहता नूर में छठी की फातिहा हुई। महफिल खाने में कुल की महफिल हुई। इसके बाद कुल की रस्म अदा की गई। कुल की रस्म अदा होने के साथ ही जन्नती दरवाजा बंद कर दिया गया। छोटे कुल की रस्म के साथ ही जायरीनों का लौटना भी शुरू हो गया। अब केवल वे ही जायरीन रुके हैं जो 9 मई को होने वाले बड़े कुल की रस्म में शामिल होंगे। आज रात को उर्स की अंतिम महफिल होगी। इससे पूर्व छोटे कुल की रस्म में शिरकत करने के लिए देश भर से जायरीन अजमेर पहुंच रहे हैं। इससे पूर्व सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की ओर से मजार शरीफ पर चादर पेश की गई, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से भी मजार शरीफ पर चादर पेश की गई। उत्तर प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग मंत्री रियाज अहमद अखिलेश यादव की चादर लेकर दरगाह पहुंचे। उन्होंने ख्वाजा साहब की मजार पर अकीदतमंद के फूल और मखमली चादर पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी। विष्णु भगवान के अवतार परशुराम जी की जयंती महोत्सव के तहत चल रहे आयोजन की कड़ी में सोमवार को कलश शोभा यात्रा का विशाल आयोजन किया गया। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का लगातार दौर जारी है। शहर में जगह जगह पूजा अर्चना, गोष्ठी सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। और अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त हेडलाइंस पर। बीसीसीआई ने आरसीओ को अनिश्चितकाल के लिए किया सस्पेंड। मोदी समर्थकों ने पुतला फूंका और किया प्रदर्शन। राजधानी में पुलिस की दबंगई आई सामने। पुलिस ने सिविल ड्रेस में पहुंचकर युवक का किया अपहरण। और ख्वाजा गरीब नवाज के 802वें उर्स समापन आज कुल की रस्म के साथ हुआ संपन्न। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शहर की हर खबर CTI पर। नमस्कार।